हाय फ्रेंड्स। आज एक और कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कंपनी जो है ये बेसिकली ज्वेलरी सेक्टर से आती है। इसका नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स। एक्चुअल में इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा और आशा करता हूँ कि आपको मैंने काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मैं काफ़ी डीप इनसाइट देता हूँ जब भी किसी कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करने जाता हूँ। तो आई जस्ट ट्राई टू मैंने पुट लॉट मोर इन्फॉर्मेशन जो आपको शायद बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे ना मिले, आपको ना पता चले इसके बारे में। तो खैर, मैं इस कंपनी के बारे में, ज्वेलरी स्पेस में ये कंपनी है बेसिकली स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स जो है, इसका एक्चुअल में नाम होता था स्काई गोल्ड बोल के। पहले ये कंपनी जो है सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी बनाती थी, इसलिए इसका पहले नाम स्काई गोल्ड होता था। अब इसका नाम चेंज हो गया, स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स हो गया है, क्योंकि ये डायमंड्स का भी काम करना शुरू कर चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी जो है वो एक बी टू बी कंपनी है। बी टू बी कंपनी क्या होती है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहले बी टू बी कंपनी ये होती है, बिजनेस टू बिजनेस में ये सेल करते हैं बेसिकली। अपना जो ज्वेलरी बनाते हैं ये अब सिर्फ ज्वेलरी को तैयार करते हैं और तैयार करके दूसरे बिजनेसेस को देते हैं। बिजनेसेस कौन हुए इनके? जैसे टाइटन हुआ, कल्याण हुआ, कल्याण ज्वेलर्स, पी एन गाडगिल ज्वेलर्स। उसके अलावा आप देखेंगे साउथ में कुछ एक ब्रांड हैं, कला मंदिर बोलकर, और रिलायंस का है जोकुलास बोल के, आदित्य बिरला के जो शोरूम्स हैं, कैरेट लेन है, टाइटन का ही एक शोरूम है, तनिष्क है। इन सारे को बिजनेसेस को ये ज्वेलरी बना कर देते हैं बेसिकली। इनका बिजनेस का मॉडल ये है कि ये ज्वेलरी बनाकर इनको देते हैं बेसिकली। तो इनका बिज़नेस कैसे चलता है उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको बेस बन जाएगा, पूरी चीज़ के बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि बिज़नेस क्या करता है बेसिकली। तो ये हर महीने करीब-करीब 2000 डिज़ाइन बनाते हैं, और ये 2000 डिज़ाइन हर महीने बनाते हैं जो, उसमें क्या करते हैं, इनके पास 150 डिज़ाइनर हैं, जिसको ये 10 टीमों में बाँट देते हैं। तो 150 डिज़ाइनर 10 टीमों में बढ़ गए, तो हर टीम में 10-15 हुए, जिसमें 2-3 सीनियर्स होते हैं और बाकी उनके नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये ज्वेलरी के डिज़ाइंस बनाएंगे, और ये सेट ऑफ पीपल, ये जो 10-15 लोग हैं, ये किसी एक कंपनी के लिए काम करते हैं, यानी बेसिकली किसी एक क्लाइंट के लिए काम करते हैं। जैसे 15 लोग हैं तो वो कल्याण ज्वेलर्स के लिए ज्वेलरी बना रहे हैं, उन्हीं के लिए डिज़ाइन बनाएंगे। तो उनका एक काम है, वो इसको इस तरीके से उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया है उस लेवल पे जाकर कि 150 सब्सक्राइब उनके डिज़ाइनर्स हैं, जो वो उनकी टीम बना देते हैं 10-10, और अलग-अलग कंपनियों के साथ वो डील करते हैं। वो डिज़ाइन बनाते हैं, उसको 3D प्रिंटिंग करते हैं, डिज़ाइंस भेजते हैं। वो सामने वाला जो क्लाइंट है उनका, वो उस डिज़ाइन को देखता है और फिर ठीक करता है कि ये सही है या कुछ है, या कुछ इम्प्रूवमेंट होनी है, या जो कुछ है। वो सारी चीज़ें हो जाने के बाद ये गोल्ड प्रोक्योर करते हैं। गोल्ड प्रोक्योर करना, या फिर कोई गोल्ड अगर देता है तो उसके बेसिस पे भी काम करते हैं। तो खैर, ये आगे का फर्दर तो मैं आपको क्लियर करूँगा। जब ये बेसिक आपको पहले बताना ज़रूरी था कि ये बेसिकली ये कर कैसे रहे हैं काम इसको। और उसके बाद ये जब फाइनलाइज़ हो जाता है इनका ऑर्डर, तो करीब-करीब इनको 20-25 दिन लगते हैं इस ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट करके ज्वेलरी बनाकर देने। तो इनका जो बेसिकली जो ये तरीका है, इसमें ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, पहले ये क्या करते थे, ये गोल्ड खरीदते थे। अब गोल्ड जो खरीदना पड़ता था इनको, तो बेसिकली इसमें इनका यहाँ सिस्टम है, अपने देश में नियम ये है कि अगर आपको गोल्ड चाहिए तो आपको बैंकों के थ्रू गोल्ड लेना पड़ेगा, बुलियन खरीदना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको बैंक से लिमिट करा लेनी पड़ती है, और वहाँ आपको उस बैंक के लोन पे आपको उसको गोल्ड आप ले सकते हैं। तो बेसिकली ये एक तरीका है जिसके थ्रू ये लोग काम करते हैं बेसिकली। तो उसमें होता ये था पहले कि मैंने, अब इनका ये सिस्टम बनाया है इन्होंने कि हम इस गोल्ड को जो है, जब हमको ऑर्डर फाइनलाइज़ हो जाएगा पार्टी के साथ, तो उसके बाद हम गोल्ड खरीदेंगे। और बेसिकली ये जो इनका रॉ मटेरियल होता है इसको भी हेज करते हैं, क्योंकि होता ही है, आप इस बात को समझेंगे कि गोल्ड का दाम हर रोज़ घटता बढ़ता है। तो अगर एक गोल्ड को ले लेने के 20-25 दिन बाद ही अगर किसी को डिलीवरी करने वाले हैं ज्वेलरी बनाकर, उस बीच में प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। मान लीजिए ज़्यादा नहीं करेगा तो 1000-2000 रुपए से तो कर ही जाएगा। तो
इसको ये लोग हेज करने के लिए बेसिकली अपने पूरे पैसे मैंने अपने जो लेते हैं उसको पूरा हेज करते हैं मार्केट में। तो कम से कम इससे होता ये है कि कोई इश्यू नहीं क्रिएट होता है इसको लेकर कि प्राइसिंग को लेकर। नहीं तो क्या आप जानते ही हैं कि क्योंकि बी टू बी बिज़नेस है तो क्लाइंट आपसे नहीं लेकर किसी और से ले लेगा। बेसिकली सिचुएशन वैसी होती है, तो इसलिए इसको हेज करना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही ये बता रहे थे कि हम इसको शुरुआत से हेज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इनका तरीका है काम करने का। इसमें 2 चीज़ें इन्होंने और बताई जो कि मैं अब थोड़ा-सा इसके बारे में कंपनी के बारे में और आपको कुछ डिटेल बना दूँ कि ये कैसे काम कर रहे हैं बेसिकली। तो ये जो है बेसिकली जो इस समय काम करते हैं वो इनका तरीका 2 तरीके का है। ये जो गोल्ड है इसको या तो अपने क्लाइंट्स से अब एडवांस गोल्ड लेते हैं। माने जैसे किसी का कोई ऑर्डर है तो उनसे कहते हैं कि आप गोल्ड खरीद के हमको दे दो, हम ज्वेलरी बनाकर आपको दे देंगे। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इससे होता ये है कि इनको गोल्ड खरीदना नहीं पड़ता, इनका कैपिटल नहीं फँसता उसमें। सामने वाली पार्टी को उन्होंने कहा कि आप गोल्ड खरीद के लाके हमको दीजिए, हम ज्वेलरी बनाएँगे, ज्वेलरी बनाकर आपको दे देंगे। तो इस तरीके के मॉडल में चले गए जिसको कहा जाता है एडवांस गोल्ड मॉडल। बेसिकली उसमें चले गए हैं और साथ ही साथ ये भी कर रहे हैं कि गोल्ड गोल्ड मेटल लोन लेते हैं ये बेसिकली बैंकों से। तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो करीब 3 से 4% के आसपास आता है। तो जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि 180 से 190 करोड़ का इन्होंने लिमिट ले रखी है एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक और येस बैंक से, जिस पे 4% का इंटरेस्ट बनता है इनका। इनका टारगेट है कि अगले साल तक ये करीब करीब इसको 70 से 75% जो गोल्ड लोन है वो इसी बेसिस पे लेंगे, बिकॉज इस समय इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ आ रहा है। तो इनका एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट में भी इनको बेनिफिट मिलेगा करीब करीब 40 से 45 बेसिस पॉइंट्स का। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा इनके लिए कि ये जब आगे अगले अगले 2 4 5 6 क्वार्टर जब तक कि इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ जा रहा है तब तक इसको इनका फ़ायदा मिलेगा। ये उसके बेसिस पर गोल्ड ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। अच्छा, गोल्ड को लेके मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताऊँ, इन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनके मैनेजमेंट ने बताया, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है बिकॉज़ ये एक तरीके की लर्निंग है। मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो मैं हँसी मज़ाक के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो बड़ा ही सेंस बनाने वाला होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि गोल्ड गोल्ड में ज्वेलरी कंपनीज़ किस तरीके से काम करती हैं। तो ये बता रहे थे, इनके मैनेजमेंट ने ये बताया कि जब गोल्ड हम यहाँ किसी बैंक के थ्रू खरीदते हैं तो हमको $4-5 महँगा पड़ता है। उनका कहना है कि इंडिया में अगर किसी बैंक के थ्रू मार्फत ये खरीदते हैं तो जैसे कोई गोल्ड की कीमत अगर इनकी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्राइस पे बढ़ रही है, जैसे कि $3600 के आसपास गोल्ड की कीमत चल रही है, अगर आप देखेंगे रेट पे, तो वो बताते हैं कि जब यहाँ वो बैंकों के थ्रू खरीदते हैं तो उनको $5 महंगा पड़ता है, माने 3605 का पड़ता है। और यही गोल्ड अगर वो जाकर दुबई में ख़रीदते हैं तो वो बताते हैं कि वो 3600 से भी $15 नीचे पड़ता है। तो माने वहाँ जो ख़रीद पड़ती है वो करीब करीब $3585 की बनती है। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी जो है कितने डिसाइसिव और कितनी डिटेलिंग में जाती है। वो कहते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि भारत सरकार का नियम ये है कि अगर आप बाहर से गोल्ड ख़रीद के ला रहे हो उसको आप लाकर अपने देश में ज्वेलरी तो बना सकते हो, लेकिन उसको वापस आपको एक्सपोर्ट कर देना होगा। आप उसको यहाँ डोमेस्टिकली सेल नहीं कर सकते, ये नियम है गवर्नमेंट का। तो बेसिकली ये जो अभी बाहर से भी कोई दुबई से अगर कोई गोल्ड या यूएई से कोई गोल्ड खरीदते भी हैं जो कि इनको सस्ता पड़ता है, तो उसकी ज्वेलरी बनाकर ये वापस वहीं भेज देते हैं, वहीं बेच देते हैं। उसको यहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऐसा नियम का उल्लंघन होगा, तो ये नहीं करना चाहते हैं। तो बेसिकली इनके मैनेजमेंट ने इस बात को बहुत क्लैरिटी से समझाया कि गोल्ड पे क्या प्राइसिंग का क्या इम्पैक्ट बनता है। तो ये बताने की कोशिश थी इनकी बेसिकली। उसके बाद अब ये जो है बिज़नेस जो इनका है, ये बेसिकली अब बता रहे हैं कि हमारे जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इस समय जो है लाइट लाइट ज्वेलरी बनाएं, लाइट वेट ज्वेलरी बनाएं, क्योंकि हो ये रहा है। आप अगर गोल्ड के सिनेरियो को देखें तो पिछले 1 साल में करीब करीब 30 से 40% गोल्ड जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो आप इसको समझ ही सकते हैं, 60 70 80 हज़ार का जो सोना 10 ग्राम था वो अब बढ़कर 1,05,000 1,10,000 के आसपास आ गया है। माने बेसिकली हो क्या रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर भी तो एक लिमिट होती है उसकी। माने क्योंकि गोल्ड जैसे जैसे गोल्ड का दाम बढ़ता जा रहा है तो लोग अब क्या कर रहे हैं, लोग
जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं उसमें परसेंटेज ऑफ ग्राम जो है वो कम हो जा रहा है। पहले अगर कोई 15 ग्राम की कोई ज्वेलरी खरीद रहा था तो वो अब सोचता है कि 8 ग्राम 10 ग्राम की खरीद लें। तो बेसिकली वो जो प्राइस का इम्पैक्ट है वो इस तरीके से आ रहा है कि लोग कम वेटेज वाली ज्वेलरी खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो इस बात को कंपनी ये देख रही है, इसको समझती है, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि 22 कैरेट के साथ साथ वो 18 कैरेट, 14 कैरेट और इवन 9 कैरेट के भी ज्वेलरी बनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिससे क्या होगा, ये वेटेज जो है, जो ज्वेलरी का जो वेट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन वो उसको माने उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि दाम, परचेजिंग पावर का जो एक इम्पैक्ट है वो एक अलग तरीके की चीज़ है। तो बेसिकली मैंने उनकी तैयारी देखिए कितने आगे तक की है। वो देख रहे हैं कि किस तरफ ट्रेंड जा रहा है। बेसिकली गोल्ड के दाम बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे लोग क्या करेंगे, अपना जो परसेंटेज ग्राम का जो लेवल है उसको नीचे लेते आएंगे। तो ये एक चीज़ थी जो कि बहुत अच्छा उन्होंने बताया। तो बेसिकली वो लाइट ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी और इन सारी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, जो कि 22 कैरेट, 18 कैरेट, और जो कि 18 कैरेट है वो करीब-करीब 7% इनके वॉल्यूम में से आता है, और 14 कैरेट और 9 कैरेट को भी देख रहे हैं, लेकिन 9 कैरेट अभी नहीं बन रहा है। 14 कैरेट के तरफ और 9 कैरेट पे अभी हॉल मार्किंग और सारे नियम जो इंडस्ट्रीज़ के जैसे लागू होंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन जब तक नॉर्म्स नहीं बन जाएंगे। बेसिकली देखिए, गोल्ड ऐसी चीज़ है जिसको लोग भरोसे के साथ खरीदते हैं। आप बड़े-बड़े शोरूम से जाकर ज्वेल तभी इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि आपको भरोसा होता है कि वो शोरूम आपको ओरिजिनल गोल्ड दे रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, इनमें बहुत सारे हॉलमार्किंग और ये सारे नॉर्म्स होते हैं जिसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका गुडविल ख़राब होता है। तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इस चीज़ पे बड़ा ध्यान देती हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि इन्होंने बताया। जैसे इनके क्लाइंट्स कौन-कौन से हैं, अब उसके बारे में आ जाएँ तो रिलायंस रिटेल है, जोलुकास है, पीएमजी ज्वेलर्स है, कला मंदिर है, आदित्य बिरला है, कैरेट लेन है, पीएन गाडगिल है, कल्याण ज्वेलर्स है। कल्याण ज्वेलर्स में कैंडेर उनका एक पार्टनर माने वो सेक्शन है, वो भी है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्लाइंट हैं, और इवन इनके जो साउथ इंडिया में अगर आप चले जाएँ तो मालाबार गोल्ड है, और भी छोटे-छोटे स्टोर्स हैं, और भी छोटे-छोटे थंगामाइल है, और खजांची ज्वेलर्स है, और भी बहुत सारे छोटे-छोटे ब्रांड्स हैं जो साउथ बेस्ड ब्रांड्स हैं, उनमें भी ये अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो ये पूरी बात हुई। अब इसके बाद मैं आता हूँ आपको मार्जिन के बेसिस को समझाने के लिए। थोड़ा-सा इस बात को समझा जाए कि मार्जिन क्या बनता है। जब 22 कैरेट का ये कोई ज्वेलरी बनाते हैं, तो इनकी मार्जिन करीब-करीब 5.5 से 8% के आसपास होती है। अलग-अलग क्लाइंट से अलग-अलग रेट तय है। 5.5% माने इसको ऐसे समझा जाए कि अगर ₹100 की ज्वेलरी बना रहे हैं तो उसपे 5.5 से ₹8 लेते हैं, 22 कैरेट की ज्वेलरी पे। 18 कैरेट पे ये करीब-करीब उसको बढ़ाकर लेके जाते हैं 7 से 9%, 9% तक वहाँ मार्जिन बनता है। डायमंड की जब ज्वेलरी बनाते हैं तो वहाँ इनका मार्जिन 12 से 15% होता है, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो इनका मार्जिन जो डोमेस्टिक में है उससे भी 0.5% बेसी होता है। माने 22 कैरेट की अगर ज्वेलरी बना कर देंगे तो ऑलमोस्ट इनका जो मार्जिन होगा वो 5.5 से 8% के भी ऊपर 5% होगा, जिस भी रेट पे हो। तो मैंने बेसिकली ये देखने से समझ में आता है कि अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी तो उसका मार्जिन बेहतर होगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी बात थी, और भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। अब जैसे कंपनी का जो है फ़ाइनेंशियल ईयर 26 में जो है इनका बहुत अच्छा बिज़नेस गया, जो कि अक्षय तृतीया का महीना था, तो उसका सारा सेल इनको उस पीरियड में मिला। अभी मंथली प्रोडक्शन जो है पिछले साल से इनका, पिछले साल ये करीब 350 किलो पर मंथ गोल्ड की ज्वेलरी बना रहे थे। इस बार इनका जो फिगर आया है वो करीब 456 किलो है। माने पिछले साल से 100 किलो बढ़ गया है, हर महीने बढ़ रहा है सेल। तो 30% की ग्रोथ है उस लिहाज से। अच्छा, रेवेन्यू पे आ जाते हैं। रेवेन्यू जो पिछले साल था वो 723 करोड़ था, इस साल 1131 करोड़ है, जो कि 56% बढ़ गया है, 56% बढ़ गया है। इबिट्टा मार्जिन जो पिछले साल 37 करोड़ था वो इस साल 71 करोड़ हो गया है। इबिट्टा मार्जिन का जो परसेंटेज था वो 5.2 था, अब 6.3 है। तो ये जो इबिट्टा है ये 91% से बढ़ा है।
पैट को अगर देखें माने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो 21 करोड़ था पिछले साल, इस साल 43 करोड़ है, 43 करोड़, और ये 104 है। और जो मार्जिन है वो 2.9% था, वो बढ़कर 3.9 हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ हो ये रहा है कि इस कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज हो रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे समझते हैं, इस चीज़ को भी समझा देना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी रेवेन्यू जितनी बढ़े, उससे ज़्यादा तेज़ी से आपका EBITDA बढ़े, और उससे भी ज़्यादा तेज़ी से जब आपका पैट बढ़े, तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। बेसिकली हो ये रहा है कि रेवेन्यू बढ़ रही है 56% से, EBITDA बढ़ रहा है 91% से, और पैट बढ़ रहा है 104% से। माने हर चीज़ ऊपर जा रही है, पिछले लेवल से भी ऊपर जा रही है। तो इसको कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना बिज़नेस में। माने आपका जो कॉस्ट है बिज़नेस को करने का, उस पर आपका कंट्रोल आ गया है। आप कॉस्ट नहीं बढ़ने दे रहे हो, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है बेसिकली। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। और मैं जो थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो है इनका 131 करोड़ का सेल आ रहा है एक्सपोर्ट से, जो कि 12% है सिर्फ रेवेन्यू का। माने 1131 करोड़ में सिर्फ 131 करोड़ ही रेवेन्यू आ रहा है, बाकी 1000 करोड़ अभी इनका डोमेस्टिक से सेल आ रहा है। इन्होंने एक नया ऑफ़िस खोला है दुबई में, जिसको ये इस्तेमाल करेंगे यहाँ से ज्वेलरी वहाँ ले जाकर वहाँ से बेचने के लिए। तो इससे क्या होगा, इनका जो बाहर के देशों का एक्सपोर्ट का सेल है वो बढ़ेगा। तो उस पर कंपनी कोशिश कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। और इसके बाद इन्होंने जो बताया कि इनका जॉब वर्क्स है। जॉब वर्क्स क्या होता है? जॉब वर्क्स ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को कोई काम दिया, तो आप जानते ही हैं कि जो बहुत सारे ज्वेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज्वेलरी बना देते हैं। आपने सोना दिया लाके, उन्होंने ज्वेलरी बना दी, तो जॉब वर्क्स वो चीज़ हुई। तो जॉब वर्क्स में क्या होता है, बेसिकली आपको ना गोल्ड खरीदना है ना कुछ करना है, आपको किसी ने सोना दिया, आपने उसकी ज्वेलरी बनाई, ज्वेलरी बनाकर उसको दे दी। उस पे आप क्या होता है, सिर्फ उससे एक मार्जिन ले लेते हैं कि भाई मैंने तुम्हारी ज्वेलरी बना कर दी तो उसका मार्जिन मुझे दो। इसको बोलते हैं जॉब वर्क्स। तो जॉब वर्क्स जो है इनका 4% है, उसको ये कह रहे हैं कि अब इस साल हमारा 5% हो गया है। इसका इनका टारगेट है अगले साल का 7.5% का, और उसके अगले साल करीब 10% का। और यहाँ जो इनका रेवेन्यू आता है वो करीब करीब 5.5 से 6% आता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, जॉब वर्क्स का जो भी पैसा आता है डायरेक्ट आपके सीधे मार्जिन में जुड़ जाता है। माने इसका कोई खर्चा नहीं पकड़ना पड़ता। आपके जो आपके जो ज्वेलरी बनाने वाले हैं वो ज्वेलरी बना ही रहे हैं, तो वो इस जॉब वर्क्स भी कर देते हैं, तो इसका जो सीधा प्रॉफिट है वो सीधे आपके प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होता है। तो बेसिकली कंपनी ये बता रही है कि इस तरीके का काम हम बढ़ाने जा रहे हैं आगे आने वाले समय में, जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये है इनका तरीका है कहने का। अब एक्सपेक्टेशंस इनकी ये है कि अगले 2 साल में करीब करीब 2500 स्टोर और खुलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये बड़े छोटे जितने भी प्लेयर्स हैं जिनको भी ये सप्लाई कर रहे हैं ज्वेलरी, वो और भी स्टोर्स खोलेंगे। करीब 2500 स्टोर्स खुलेंगे अगले 2 साल में, इनका ये कहना है। तो इनका कहना है कि हमारा जो ग्रोथ है वो आगे चलकर और बढ़ने वाला है बेसिकली। इसके बाद अब ये है कि इनका टारगेट जो है सेल्स का, उस पे आ जाता हूँ मैं आपको। अभी जो इनकी, अच्छा थोड़ा सा पहले कैपेसिटी मैं बता दूँ। इनकी कैपेसिटी जो है इस समय करीब करीब 750 किलो गोल्ड हर महीने बनाने की है कैपेसिटी। और इनकी सब्सिडरी में भी करीब करीब 150 किलो गोल्ड बनाने की कैपेसिटी है उनकी। टोटल इनकी कैपेसिटी अभी 1050 किलो है हर महीने बनाने की। अभी ये बना कितना रहे, 456 किलो बना रहे हैं। इस पे भी इन्होंने गाइडेंस दिया है कि आगे आने वाले 2 सालों में इसको ये 1000 किलो के आसपास, माने इनका कैपेसिटी जो है पूरा यूटिलाइज़ हो जाएगा। अभी जो ये कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 50% कर रहे हैं। अभी 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हैं। अगले 2 साल में इसको पूरा 100% ले जाएंगे। और साथ ही साथ ये एक नई फैसिलिटी अपनी बना रहे हैं, जिसको ये चालू करेंगे 2028 में। तो अगले 2 साल के बाद जब उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, तो इस कैपेसिटी को जब वो ये इसमें डालेंगे, तो उनका कहना है कि हमारा जो कैपेसिटी बढ़कर चली जाएगी वो 4500 किलो पर महीने। अभी 450 कर रहे हैं, और अगले 2028 के बाद से
2031-32 तक का इनका ये प्लान है कि 4,500 किलो पर मंथ हम ज्वेलरी बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी किस लेवल पे जा रही है। अगर आप लंबे समय का देखें नज़रिया तो कितना दूर का है। अब टोटल सेल्स का इन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो सुन लेते हैं। फिनेंशियल ईयर 26 में इनका सेल जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5,400 करोड़ होगा। फिनेंशियल ईयर 27 में ये इसको बढ़ाकर 7,600 करोड़ करेंगे। इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट में शेयर है वो 17 से 20% रहेगा इस साल। अगले साल उसको बढ़ाकर 25% ले जाने की इच्छा है। ऑपरेटिंग लेवरेज जो है इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल मार्च से ये पॉजिटिव होंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लो को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें उठाते हैं, पर मैं इतना ही कहूँगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। बेसिकली जब बिज़नेस ग्रो कर रहा होता है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव ही रहता है ज़्यादातर टाइम पे। तो खैर कंपनी का कहना है कि अगले साल मार्च में ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है। अब ये जो कर रहे हैं कोशिश, इनका मार्जिन को लेके इनका गाइडेंस है कि अभी जो हमारा मार्जिन 3.9% है उसको हम बढ़ाकर 4.2 और 4.5 तक ले जाने की कोशिश करेंगे अगले 2 सालों में। धीरे धीरे करके बढ़ेगा और 4.5 के आसपास हम जाएंगे। अब ये अच्छी चीज़ क्या कर रहे हैं, डेटर डेज़ को अपने कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली इनका कोशिश ये है कि अभी जो इनका डेटर डेज़ है वो 38 से 32% दिन है। माने जिनसे भी ये ज्वेलरी लेते हैं या जो कुछ भी लेते हैं तो उसको काम बनाकर देने में और पैसा देने में इनको करीब करीब 38 दिन से 32 दिन लगता है, उसको घटाकर 25 से 26 दिन पे ले जाएंगे। तो ये एक और भी बढ़िया फिगर है जो ये बताता है कि कंपनी कितना बेहतर करने की कोशिश कर रही है, वो अपनी साइकिल को तेज़ करने की कोशिश कर रही है बिज़नेस को करने की। कुल मिलाकर देखने के बाद मैं अब आपको जो भी कुछ है ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इस कंपनी को आप देखें, एनालाइज़ करें। मैंने इसका एक पूरे बिज़नेस मॉडल को आपको समझाने की कोशिश की। बिज़नेस किस तरफ जा रहा है, जो दिख रहा है कि बिज़नेस अच्छे की तरफ जा रहा है। डेफ़िनेटली इनकी ग्रोथ पहले जो थी वो ज़्यादा थी, करीब-करीब 100% के ऊपर से ग्रो कर रहे थे, अब कम हो गया, 50% के आसपास आ गया। तो उसका बेसिकली कारण ये है कि बेस इफ़ेक्ट को आपको देखना होगा। बेस इफ़ेक्ट आ रहा है बेसिकली। कंपनी का जो सेल है वो पहले 100 करोड़ से उन्होंने शुरू किया था, 100 करोड़ की सेल करते थे। अब वो उसको बढ़ाकर 5,5400 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल। तो बेस इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। माने इतना बड़ा बेस हो जाने के बाद अब आप उसको 100% से ग्रो नहीं कर सकते। माने इस साल 5,400 करोड़ करेंगे और अगले साल ले जाकर 11,000 करोड़ कर देंगे, तो ऐसा होता नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल। हालांकि जो ग्रोथ का गाइडेंस है उनका वही कहना है कि वो 40-50% के आसपास ग्रो करते रहेंगे। पहले से ग्रोथ ग्राउंडिंग्स कम हुआ है कंपनी का। लेकिन अब आप इसको बेस इफ़ेक्ट भी देखिए कि कंपनी इतना बड़ी हो गई है कि अब वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती। और सबसे ख़ास बात आप इसको देखिए, जो इन्होंने कहा कि एडवांस गोल्ड के मॉडल पे जा रहे हैं, तो इससे बताता है कि इनकी पोजीशनिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये अपने जिनके लिए काम कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि आप हमको गोल्ड पहले दो तो हम आपकी ज्वेलरी बनाकर आपको दें। इस तरीके की चीज़ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। और एक चीज़ मेरे को ध्यान आई है जो रह गई है, जो कि है सब्सिडरीज़। इन्होंने 2 सब्सिडरीज़ अपनी बनाई है, एक दुबई में सब्सिडरी बना रहे हैं और एक इन्होंने बैंगल मैन्युफैक्चरर है गाना एंड गोल्ड बोल के, जो कि 60 से 70 किलो हर महीने ज्वेलरी बना सकता है। बेसिकली जो गाना एंड गोल्ड है वो एडवांस ज्वेलरी पे ही काम करते हैं। वो बैंगल मैन्युफैक्चर होते हैं, हाथ के जो चूड़ियाँ होती हैं उसको बनाते हैं गोल्ड की। तो ये स्पेशलाइजेशन वर्क है जिसको इन्होंने ख़रीदा है। एक स्पार्कलिंग एंड वाइट बोल के एक और कंपनी है, उसको भी इन्होंने ख़रीदा है। इन सब से जो इनकी सेल है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले आने वाले 2 से 3 सालों में करीब 2,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। इनका सेल बढ़ता जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस है कंपनी की। मुझे जितना समझ में आया उतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कोई आपका क्वेश्चन हो इस कंपनी को लेकर तो ज़रूर करें। कोई डाउट हो तो वो भी पूछें। मुझे बिज़नेस सही लगता है, पर आप अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें इस कंपनी को लेकर। और उसके बाद ही, क्योंकि देखें कोई भी चीज़ है जब तक आपका कन्विक्शन नहीं बनेगा किसी बिज़नेस को लेकर तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच।